स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा संगम पीसीएस पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी के लिए अपने हैंडमेड नोट्स चला रहे थे। घटना चक्र से जितने भी नोट्स बने हैं जो पीवाई क्यूज़ में अब तक पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पे ये नोट्स बने हुए हैं। शॉर्ट नोट्स रहेंगे बहुत ज़्यादा और इसमें फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, ये नोट्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूपीएससी यूपी के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई पार्टिकुलर स्टेट वाइज़ हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी है, अगर उसमें कोई चीज़ मान लो गंगा हिमालय से निकलती है तो वो हिमालय से ही निकलेगी, चाहे उसको बिहार का स्टूडेंट पढ़े, उत्तराखंड का पढ़े या इवन किसी भी स्टेट का पढ़े, तो वो फैक्ट रहने ही वाला है। तो ये जो नोट्स रहेंगे ना, कहने का मतलब ये है कि ये सभी के लिए बेनिफिट देने वाले हैं और सबको ना काम आने वाले हैं। आप इसको कोई भी रहे, किसी भी जो होता है कि हम इस पार्टिकुलर उसका एग्ज़ाम का तैयार कर रहे हैं तो इससे मैटर नहीं करता, आप इसको किसी भी एग्ज़ाम में रहें, कोई भी एग्ज़ाम दें, आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंसाइज़ वे में बने हुए नोट्स हैं, तो आप इनको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स तो मैंने अपलोड कर दिए, ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है। और चलिए फिर आज हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर। तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर की क्या महत्व है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था में जो है, भारतीय कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी टॉपिक है ये, और खबरों में भी अक्सर बना रहता है। तो चलिए फिर आज हम एग्रीकल्चर पर स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि देश में पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कब बनाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, तो उनके टाइम पे ये बनाया गया था उत्तर प्रदेश के पंतनगर में, जो अब उत्तराखंड के अंडर में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नाम क्या था। तो इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था इसका नाम बाद में। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक रिपोर्ट दे रखी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। तो इसके अनुसार देख लीजिए, भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में तथा 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में बांटा गया है। स्टार लगा रही हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 20 जो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है, ये क्वेश्चन पीवाई क्यूज में एज इट इज़ बिल्कुल पूछा गया है। आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन भी दिखा दूंगी और इससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगी कुछ, तो याद रखना जो भी इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार लगा दूँ तो उसको तो स्पेशली याद रखिए। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। तो टॉप जो हमारे चावल उत्पादक देश है उसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा भारत आता है, उसके बाद भारत नहीं, चाइना आएगा, उसके बाद भारत आएगा। ठीक है, तो ये दो जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इन द वर्ल्ड राइस के मामले में। तो इस तरीके से हो जाएंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 का रिपोर्ट है। और ये जो डाटा है, देखो मैं आपको फिर बता दूं कि डाटा अक्सर चेंज होता रहता है, ये कम कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, तो आप इस पर ज़्यादा इतना ध्यान न दें, ये घटता और बढ़ता रह सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा था ये। भारत के कुल खाद्यान्न सकल क्षेत्र में लगभग 34% जो है चावल की खेती की जाती है। मतलब लगभग अच्छी खासी हम चावल की फसल को उगाते हैं हमारे देश में। चलिए और देख लेते हैं आगे। तो सर्वाधिक उर्वरक, अच्छा एनपीके, जिसको भी एनपीके के बारे में नहीं पता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीन जो है हमारे ऐसे तत्व हैं जिनको हम उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि इसको यूज़ करने से हमारी जो कृषि है उसकी पैदावार बढ़ जाती है अगर हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो नहीं, लेकिन ये मेंस में जो भी स्टूडेंट हैं डीपली तैयार कर रहे हैं तो उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि एनपीके रेशियो क्या होता है और क्या इसकी वैल्यू है। तो इसका रेशियो भी मैं बता देती हूँ, 4:1। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा इस तरीके से। अभी क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन मेंस में तो डेफिनेटली, मेंस में तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि एनपीके जो कि हमारा उर्वरक है, इसको फर्टिलाइजर को यूज़ करने के मामले में कौन सा देश, कौन सी स्टेट है। तो ये एक रिपोर्ट थी, तो इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, देन महाराष्ट्र, फिर एमपी, पंजाब, कर्नाटका। तो ये मेजर जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाले हमारे स्टेट रहेंगे। आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसमें डाटा के अकॉर्डिंग रहेगा ये। चलिए फिर देख लेते हैं कि प्रति हेक्टेयर में। तो प्रति हेक्टेयर का मतलब आप समझो एक हेक्टेयर में केजी के हिसाब से, मतलब यहाँ पर था किसकी संख्या या किसका जो है लार्जेस्ट नंबर पे करता है हमारा यूज़। ऊपर नीचे दे रखा है कि 1 केजी के हिसाब से, मतलब प्रति हेक्टेयर में किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर बिहार सबसे ज़्यादा करता है, देन पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना। इस तरीके से ये एनपीके जो हमारा फर्टिलाइज़र है रेशियो, उसको यूज़ करने वाले कुछ स्टेट्स हो जाएंगे। चलिए अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा एक मैप दे रखा है। तो यहाँ पर ये 3 कलर दे रखे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा हल्का डार्क सा जो है वो राइस के लिए हो जाएगा, और ये थोड़ा रेडिश ये हमारा वीट के लिए हो जाएगा, और ये मिलेट्स के लिए हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्षेत्र देख लीजिए आप, स्पेशली तो ये मेंस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए जो भी मेंस लिखते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि बड़े एग्जाम की तैयारी तो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप एकीकृत होकर तैयारी करते हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं पहले सिर्फ प्री पर ही ज़्यादा अपना ध्यान देती थी, बट अब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज किया है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है ठीक है, पहले से बेटर है। चलिए तो देख लेते हैं, ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला इस तरीके से, ये हमारा राइस के लिए हो जाएगा। उसके बाद इधर देख लीजिए, थोड़ा रेडिश टाइप से हो रहा है रेड, ये हमारा गेहूं के लिए यानी कि वीट हो जाएगा। और ये हल्का वाला थोड़े लाइट में ये हमारे मिलेट्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये कुछ फिगर था। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए पिछला डाटा यहाँ पे देख लेते हैं आगे।
एग मार्क, तो एग मार्क मैं आपको बता दूं, ये एक हमारी केंद्र सरकार की योजना है जो कि कृषि उत्पादों को मार्केटिंग और ग्रेडिंग के लिए दी जाती है। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था, इसके बारे में कई बार पूछा भी गया है, प्री में स्पेशली प्री में कई बार पूछता है कि ये किस लिए दिया जाता है या किस उत्पाद के लिए दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1937 में हुई थी। ये भी स्टार लगा रही हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना है, और परंपरागत कृषि विकास योजना एंड किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये सारी योजनाएं जो हैं ये हमारी कृषि के लिए बनाई गई थी योजनाएं, यहाँ पर तो नहीं, लेकिन ये अगेन मेंस के लिए। हाँ, अगर कोई अच्छे लेवल का एग्जाम बना रहा है, पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, तो उनमें कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, या फिर इनका नाम दे देगा और इनका जो है डेट पूछ लेगा कब हुआ था, क्योंकि कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है हमारे देश में। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान लोग हैं जो इस पर निर्भर हैं, शायद उनकी वजह से ना हो तो हमें खाना भी ना मिले। और इतनी ज़्यादा हमारी अभी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना कि डेवलप नहीं हो पाई है कि वो और कामों में भी लगे। तो हम कृषि पे हमारे जो है युवा हो या फिर हमारे देश के जितने भी जो है पीपल हैं वो सारे इसमें लगे हुए हैं, ज़्यादातर कृषि में ही। तो इसलिए कृषि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी बन जाती है। चलिए, हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, किस में होती है? ये क्वेश्चन अगेन प्री में पूछा है, ठीक है। मुझे अभी रिसेंटली याद नहीं आ रहा किस में पूछा, लेकिन PYQ से बनाया गया है। तो बोड़ा लोबिया, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, ये भी क्वेश्चन एक बार क्रम में पूछा था, तो आप देख लीजिए कि उसके बाद क्या है, ढेंचा हो गया, संसई हो गया, ग्वार हो गया, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा इनमें पाई जाती है इसके बाद, ठीक है। नंबर 1 पे आपका लोबिया रहेगा, बोड़ा लोबिया, उसके बाद ये बाद में आ जाएंगे। चलिए, अच्छा, ये 2015 और 16 की गणना के अनुसार हमारे देश में जो है सीमांत कृषकों को लैंड के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये हम देख लेते हैं। तो सीमांत जो कृषि जोत हैं वो कितने, 1 हेक्टेयर से कम वाले जितने भी हैं वो 1 हेक्टेयर से कम वाले सीमांत हो जाएंगे। छोटी जोत वाले वो 1 से 2 हेक्टेयर वाले हो जाएंगे। अर्ध मध्यम जोत वाले जो हैं वो 2 से 4 हेक्टेयर, और मध्यम वाले 4 से 10 हो जाएंगे, और बड़े 10 हेक्टेयर। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये वाले जो हैं बड़ी जोत वाले, ये बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी की मात्रा है तो वो सीमांत कृषक ही हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक छोटी सी भूमि पर जो हमारे कृषक या हमारे किसान हैं जो मेहनत करते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनकी संख्या इसमें है। और जब आप छोटी भूमि पर करते हैं कृषि, तो उसका वाणिज्यीकरण इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। अब जब वाणिज्यीकरण नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनको मुनाफा भी इतना नहीं मिल पाएगा। शायद इसलिए हमारे देश में जो किसानों की हालत है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है आज भी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब रहता है हमेशा टॉपिक, और काफ़ी इसके बारे में विचार करना ही चाहिए। हालांकि हमारी सरकारें इसके बारे में काम कर रही हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, सबसे बड़ी मात्रा में हमारे देश में सीमांत कृषक ही हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इससे ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देख लेते हैं। तो हरित क्रांति के जनक जो हैं बोरलॉग को माना जाता है, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और अमेरिकी राष्ट्रपति का जो मेडल ऑफ फ्रीडम है वो भी इनको दिया गया था हरित क्रांति के क्षेत्र में। और 2006 में, माफ़ कीजिए, इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। चलिए, भारत में देख लेते हैं। तो भारत में इसका प्रथम चरण जो है 1966 से 1961 को प्रारंभ हुआ था। अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फैक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं कि कहाँ कौन कौन से क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित रहे। उत्तर प्रदेश में भी, स्पेशली हमारा जो पश्चिमी है, वेस्टर्न एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो, हरियाणा और पंजाब, ये कुछ एरिया रहे थे जिनको ज़्यादा लाभ मिला था। ठीक है, दूसरा चरण इसका कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1981 से 1995 तक चला था, और उसके बाद तीसरा 1995 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इसके चरण रहे थे। और उत्पादन में इसका ये डाटा है कुछ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं संवर्धन केंद्र कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है एक। और इस तरीके के पूछे भी जाते हैं, क्योंकि मैंने 21 या 22 में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान पूछा था, और मैं वो क्वेश्चन गलत करके आई थी। मैंने उसमें शिमला लगाया था, या मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन वो मैंने गलत किया था। तो इस तरीके से जो जितने भी हमारे केंद्र होते हैं ना, अनुसंधान केंद्र वगैरह, उनको आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन होता है बट आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। गलती जो करता है ना, जो एक नंबर से रहता है, उसको पता है वैल्यू, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये मैक्सिको में हो जाएगा, आप एक बार इसको याद रखिएगा फिर से। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। अच्छा, जो गेहूं की पैदावार बढ़ी थी उस समय, तो कितनी हो गई थी, 3,464 पर केजी, इस तरीके से हो जाएगा कुछ डाटा। चलिए आप देख लेते हैं रबी की फसल के बारे में, इससे भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी, खरीफ, जायद, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं। तो ये शीत ऋतु में की जाती है रबी की फसल। मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और मैं आज भी कभी कभी हो जाती हूँ कि रबी की कब की जाती है और खरीफ की कब की जाती है, स्पेशली बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं, रिवाइज़ करना ही एक इसका जो है कहते हैं ना सोल्यूशन है, RRR। तो ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है,
ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में यानी कि मार्च से अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और इसमें बोई जाने वाली कुछ फसलें देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ याद ना भी रखें पर ये ज़रूर रखें। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल है। तो याद रखिएगा, इसमें गेहूँ हो जाएगा, इस रबी की फसल की बात कर रही हूँ मैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, गाजर, मूली, ये सारी रबी की हो जाएंगी। गेहूँ जो है वो सेकंड लार्जेस्ट खाद्यान्न है हमारे देश का। फर्स्ट कौन सा है आपने बताना। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। पहला चावल है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो गेहूं के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे टेम्परेचर चाहिए और 50 से 75 तक के बीच की वर्षा चाहिए। तो ये गेहूं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है स्पेशली, क्योंकि गेहूं के बारे में अगर स्टेटमेंट देके बोल दे, अब तो खैर गेहूं पे नहीं पूछता, वो कुछ कपास, चाय या इसके बारे में पूछेगा, लेकिन फिर भी अब ज़रूरी है, गेहूँ पूछने आयोग की मर्जी है। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा ना, थोड़ा सा होता है ना माइंड में एक रफ फिगर कि गेहूँ के बारे में ये चीज़ें तो याद रखिएगा। चलिए फिर यहाँ पर ये कुछ सर्वे दिया गया है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये देख लेते हैं यहाँ पर ट्रिटिकेल। तो ये जो ट्रिटिकेल है ये क्रॉस ब्रीडिंग है, किसका, गेहूं और राई का। ये क्वेश्चन PYQs का है। अगेन ट्रिटिकेल याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी क्रॉस ब्रीडिंग फसल है, आपको पता होना चाहिए, गेहूं और राई की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए गेहूं के बारे में और आगे बात कर लेते हैं। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर। अब मैं बात कर रही हूँ गेहूं की फसलों के बारे में। तो जो गेहूं की किस्म है ना, उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। पूसा, सिंधु, गंगा, ये किसकी जो है किस्में आपको बतानी होगी। तो याद रखिएगा गेहूं की हो जाएगी उस तरीके से पूसा गौतमी, पूसा बसंत, सोनालिका, वेरी इंपॉर्टेंट सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, HW 2004, कंचन, गोमती, और ये K946, और ये राज 3077, ये राज 3077 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दूं, ये जितनी भी आप किस्म लिखी ना, बस आप कुछ मत करना, इनको ना बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि नहीं पता कहाँ से कब क्वेश्चन बन जाए, और एग्रीकल्चर के तो बहुत ही ज़रूरी है, जरूर क्वेश्चन इसके फंसेंगे, तो याद रखना, आए हुए क्वेश्चन है। और ये लार्मा रोजा, रोजो, सोनारा 63 इंपॉर्टेंट, सोनारा 64 इंपॉर्टेंट, मेयो 64, S 227, और ये जो है S, ये वाली किस्में देख रहे हैं आप, S 227, ये बोनी प्रजाति की है। ठीक है, इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। तो ये मतलब याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो किस्में हैं वो पूछ रखी हैं प्रीवियस में। अच्छा फिर देख लेते हैं मैक्रोनी। तो ये सूखा व असिंचित जगह पे बहुत अच्छे से, तो ये हम मैक्रोनी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो मैक्रोनी की किस्म है ना, ये सूखा और जो असिंचित हमारा क्षेत्र होता है ना, उन जगह के लिए काफ़ी उपयुक्त रहती है, यानी कि उस जगह पे हम इस टाइप की किस्म को उगा सकते हैं, कहने का मतलब यही है। तो ये मैक्रोनी नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। और ये जो बोनेपन का जीन है, ये देख लीजिए, नोरिन 10, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ये बोनेपन का जीन है हमारा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कल्याण सोना, बहुत उन्नत किस्म है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कल्याण सोना के बारे में याद रखना, मैं कन्फ्यूज़न मत करना कि चावल की है या फिर किसी और चीज़ की, याद रखना गेहूं की है, कल्याण सोना। चलिए फिर देख लेते हैं रस्ट, ये जो है हमारे गेहूं का एक रोग है, रोग भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज़्यादा। तो रोग याद रखना, कौन सा, रस्ट रोग कहाँ होता है, कई बार मैचिंग में दे देगा और 3-4 रोग देगा और फसलें देगा, आपको बताना होगा कि कौन सा रोग किस में होता है। एक बार आलू का पूछा था, आलू में कौन सा रोग होता है, झुलसा या कुछ इस तरीके से था, क्वेश्चन PYQs में बना था, तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देख लेते हैं करनाल बंट, ये एक कवक बीमारी है जो टिलेटिया इंडिका से होती है, ये भी किस्मत है, गेहूं में होती है। और याद रखिएगा ये वाला जो रोग है रस्ट, ये करनाल बंट से होती है और एक तरीके का कवक है ये। अगर कभी होता है कि एक्सप्लेनेशन में या फिर कुछ कथन करके दे दे तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, याद रखिएगा, सारा पूछा हुआ डाटा ही है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। तो गेहूं के मामले में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, MP, पंजाब। डाटा फिर से मैं बता रही हूँ, आगे पीछे हो सकता है, ये चेंज होता रहता है, कभी कोई स्टेट आगे आ जाता है, कभी कोई, तो इस पर ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं फैक्ट पे ज़्यादा बोल रही हूँ आपको। डाटा के लिए काम करेंगे, जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो मैं खुद उसको तैयार करूँगी, तो एक ही जगह पे जितने भी डाटा बनेंगे, चाहे हमारे गेहूं से हो, राइस से हो, या फिर मसाले हों, या किसी भी चीज़ को लेकर होगा, वो हम लास्ट में एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ फैक्ट पे याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ से खरीफ की फसल स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसको नेक्स्ट उसमें लेक्चर में कराने के लिए सोच रही हूँ, और वहाँ से हम खरीफ जायद इस तरीके से ये पूरा एग्रीकल्चर हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आगे जितनी भी सीरीज़ के और टॉपिक होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे। देन इसके बाद मैं अपनी सोच रही हूँ हिस्ट्री के, कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कंसाइज वे में है, तो मैं उसको करने की सोच रही हूँ। इसके बाद आप इस पर मुझे अपना फीडबैक दीजिए, जैसा भी आपका अच्छा बुरा या जो भी आप बोलना चाहें, क्योंकि इंसान तभी कुछ करता है और तभी मोटिवेट रहता है जब आप उसको ना रिजल्ट मिलता रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत ज़रूरी है। हम स्टूडेंट की तरह ही आप सोच के देखिए कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, सालों साल उसे दे रहे हैं और उसमें कोई रिस्पांस ना मिले ना, तो बुरा लगता है। बस इसलिए थोड़ा रिस्पांस देती रहिए आप अपना मुझे, और
इसी तरीके से बने रहिए। तो और चलिए फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। ओके।